प्रीवियस बीपीएससी में जो पूछे हुए प्रश्न भी है फिजिक्स से, तो उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं और साथ ही इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी भेज देंगे। तो आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपका सेफ कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम से टेलीग्राम जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि में कौन कौन आता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। 7 मूल भौतिक राशियां हैं और मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो मूल भौतिक राशि इनमें से कौन? ये 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में इस क्वेश्चन को राइज किया था। तो मूल भौतिक राशि बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो विद्युत धारा जो है वह क्या है? मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। सी इसका सही आंसर होगा। तो साइंस के क्वेश्चन है जो रिपीट किए जाते हैं बार बार, तो इस कारण से ही इसको हमने यहाँ पे फोकस किया है। तो ये आपके शक्ति के मात्रक, और ये देखिए कि बीपीएससी में पूछा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। और शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ठीक है, तो यहाँ शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, और इसे हम लोग जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। शक्ति यानी पावर इक्वल क्या होता है? वर्क बाई टाइम। वर्क बाई टाइम। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल इक्वल क्या होता है? m इंटू ए। m इंटू ए। फोर्स इक्वल m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो एसआई मात्रक न्यूटन, या इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से इसे हम लोग मात्रक के रूप में जानते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकेंड, रेडियन, वाट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आवृत्ति का मापा जाता है हर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, और एक समान मनुष्य कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसे ही कहते हैं ऑडिएबल साउंड। क्या कहते हैं इसे? ऑडिएबल साउंड। ठीक है, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कहते हैं इसे। हर्ट्ज को मापा जाता है किसमें मापा जाता है? तो इसमें आवृत्ति मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 66वीं प्री 2020 में। तो ओम मीटर जो मात्रक होता है ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी, समय, आयु, प्रकाश की तीव्रता। तो दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, लेकिन कौन सी दूरी को? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये खगोलीय दूरी को मापता है। किसको मापता है? खगोलीय दूरी को। एक प्रकाश वर्ष इक्वल कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। लेकिन अगर मीटर के जगह पे, अगर यहाँ पे किलोमीटर में अगर आप ऑप्शन में रहे, तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। 10⁻12 किलोमीटर ये आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का किलोमीटर में, और वो आपका 10⁻15 हो जाएगा मीटर में। चलिए आगे चलिए देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन आपके 66वीं बीपीएससी में पूछा है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष की निम्नलिखित इकाई है ऊर्जा का, तीव्रता का, उम्र का, दूरी का। तो रिलेटेड सारा वही क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष की मात्रा इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह है कि जो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होते हैं, इसलिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा जाता है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं? क्योंकि ये जो प्रकाश की गति जो होती है ये सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति क्या होती है? सदैव एक समान होती है। इस कारण से जो खगोलीय दूरी होता है उसे हम लोग किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। चलिए आगे देखते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है? एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का क्या इकाई है? तो 4.25 लाइट ईयर, 3.25 लाइट ईयर। तो इसका दूरी मापने का जो है वो 3.25 लाइट ईयर। कैसे होगा? तो एक पारसेक इक्वल होता है 3 गुने 10⁻16। 3 गुने 10⁻16। तो एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर।
तो 1 पार्सेक इक्वल होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 3.262 लाइट ईयर। 1 पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है? 3.262 लाइट ईयर। ठीक है, आगे चलिए देखें। पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर से। किससे? सेंटीमीटर से। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो 1 नैनोमीटर, यहाँ ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर इक्वल कितना होता है? 10⁻⁹ तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹। ठीक है, तो कितना करा कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई मापी जाती है, तो इसका क्या आंसर होगा? 183 × 10⁻7 तो 1 नैनोमीटर इक्वल कितना होता है? 10⁻⁹ एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। मेगावाट बिजली नापने की क्या है? मेगावाट उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन का ह्रास होता है, तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट में क्या किया जाता है? बिजली मापने की जो इकाई है, तो इसमें उत्पादित किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है। 1 मेगावाट इक्वल कितना होता है? 1 मेगावाट इक्वल होता है 10⁶। 1 मेगावाट इक्वल कितना होता है? 10⁶। ठीक है, और 1 किलोवाट इक्वल कितना होता है? 1 किलोवाट इक्वल 10⁻3। 1 किलोवाट इक्वल कितना होता है? 10⁻3। एक्सेलरेशन त्वरण का क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होगा? न्यूटन होगा। कृत कार्य का क्या होगा? कृत कार्य का जूल होगा, कार्य जो होता है वो जूल में। आवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकंड में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में कौन से सही सुमेलित नहीं है? कार्य का ऐसा यूनिट जूल, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, दाब का डायन। दाब का पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तो इस कारण से यहाँ पे डी जो है वो मिसमैच है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं है। बीपीएससी 2019 में ये पूछा है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके चुनें। वाट का नॉट में समुद्री जहाज की गति को मापते हैं, तो बी का 3। तो बी का 3 मिल रहा है किसमें? सी नंबर में। तो बी का 3 वाट का क्या होता है? शक्ति, यानी 1 का 4, बी का 3। नॉटिकल माइल में क्या होता है? नौ संचालन, सी का 2। और कैलोरी उष्मा का, तो इस कारण से यहां पे सी इसका सही आंसर हुआ। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। अब इसका जरा देखिए, इसको जरा मैच कीजिए। जूल का क्या होता है? जूल का होता है जूल का कार्य, एम्पियर का धारा जो होता है उसको एम्पियर इसमें मापते हैं। वाट को सामर्थ्य, और वोल्ट को विभवांतर, और कैलोरी का मात्रक उष्मा। ये इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? जहाज की चाल की माप नॉट में, नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई नॉटिकल मील, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम, और समय की मापन प्रकाश वर्ष। समय की जो मापन होता है ये प्रकाश वर्ष में नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। प्रकाश वर्ष को दूरी में मापते हैं। एंगस्ट्रम क्या है? एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य की, एंगस्ट्रम क्या है? ये तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसका? वेवलेंथ का इकाई है एंगस्ट्रम। 1 हॉर्स पावर इक्वल कितने वाट होता है? 746 वाट। कितना? 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल 746 वाट। देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 के इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और इसमें से जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है उसको मिलाइए। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। तो दाब को किसमें? पास्कल में। सी का 3 2 ऑप्शन में है, ए में और सी में। अब इसी में देखेंगे। सी का 3 तरंग दैर्घ्य को हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रम में। बी का 2, सी का 3 और बी का 2। तो सी यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल चुका है। तो और कर लेते हैं। उच्च वेग को मापते हैं मैक में और ऊर्जा को मापते हैं जूल में। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दाब से संबंधित है। 1 माइक्रोन इक्वल कितना होता है? 1 माइक्रोन इक्वल होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है
10⁻⁴ सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁴। उष्मा की इकाई नहीं है कैलोरी, किलो जूल। तो वाट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाट जो है वह उष्मा का इकाई नहीं है। वाट किसका इकाई है? ये शक्ति की इकाई है। किसका इकाई है? शक्ति की इकाई वाट है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से सेंटीग्रेड नहीं है। उष्मा को कैलोरी, अर्ग और जूल उष्मा की इकाई है। कैलोरी, अर्ग और जूल उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होता है तब इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है। 1 नैनोग्राम इक्वल होता है 10⁻�9 और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। पास्कल इकाई है दाब का। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दाब की। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं बार में, नॉट में, जूल में, ओम में। तो जो हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किस में मापते हैं? बार में मापते हैं। किस में मापते हैं? बार में। यह गैर एसआई बार है जो 10⁻⁵ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब समतुल्य होता है 1.0 बार का। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। बल, दाब, वेग, त्वरण। तो अदिश राशि है दाब। दाब क्या है? स्केलर है। बल, वेग और त्वरण ये क्या है? वेक्टर है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर, बार। क्यूसेक में हम लोग मापते हैं प्रवाह की दर को, जैसे जल का जो प्रवाह होता है उसके दर को। बाइट में मापते हैं कंप्यूटर को, और रिएक्टर में भूकंप को, और बार में दाब को। चलिए नेक्स्ट करिए। विद्युत विभव के संदर्भ में 48 नंबर है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक सदिश राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है। तेल के 1 बैरल निम्न में से कितने के बराबर होता है? कितना लीटर इक्वल 1 बैरल होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो 159 लीटर इक्वल होता है 1 बैरल। 1 बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर। फर्मी मीटर। फर्मी मीटर इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसे कहते हैं हम लोग फर्मी मीटर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। निम्नांकित में से कौन सा वायुमंडल ओजोन परत की मोटाई को नापने वाला है? तो डॉब्सन में हम लोग DU में ओजोन परत की इकाई को मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉब्सन में। ठीक है। डॉब्सन में ओजोन परत की इकाई को मापा जाता है। लंबाई, डॉब्सन इकाई का प्रयोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने में। चलिए नेक्स्ट लेसन में चलते हैं। सोनार निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो ऐसे सोनार का प्रयोग जो है वह डॉक्टरों के द्वारा भी लाया जाता है और नौ संचालकों के द्वारा भी लाया जाता है। तो इसका दोनों आंसर क्या होगा? सही होगा। डॉक्टर के द्वारा कब लाया जाता है? जब सर्जिकल ऑपरेशन जो होता है, जब सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो सर्जिकल ऑपरेशन में डॉक्टरों के द्वारा सोनार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंग, श्रव्य ध्वनि तरंग, प्राश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग। तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं सोनार में वह होता है प्राश्रव्य तरंग। इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है। ऑडिएबल जो होता है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और इंफ्रासोनिक जिसे अवश्रव्य कहते हैं, इंफ्रासोनिक
इंफ्रासोनिक में ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इस ध्वनि की तीव्रता मापने वाले को क्या है, तो ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। किसमें, ऑडियोमीटर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर में मापन किया जाता है पवन वेग को। किसका, पवन वेग को। वायु की गति निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से। किससे, एनीमोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो पास्कल से। बताइए वायुमंडलीय दाब किससे, पास्कल से। सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है। एनीमोमीटर वायु की चाल, आमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसमें टैक्योमीटर से क्या होता है, ये एक सर्वेयर इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्षैतिज दूरी और दिशाओं को त्वरित माप का डिजाइन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, टैक्योमीटर। क्या कहते हैं, टैक्योमीटर। पायरोमीटर से किसका मापन में प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर से मापते हैं उच्च ताप को। किससे मापते हैं, उच्च ताप को। टोटल रेडिएशन जो पायरोमीटर होता है वह उच्च ताप को मापते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है, तो पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। किसको, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, यानी हाई टेम्परेचर को, तो उसे क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं। इसी क्वेश्चन को बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पायरोमीटर को। पायरियोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, सनस्पॉट, सोलर रेडिएशन, हवा के ताप, पौधों की ताप। तो सोलर रेडिएशन के लिए। किसके लिए, सोलर रेडिएशन के लिए। नैनोमीटर द्वारा किसे मापा जाता है, नैनोमीटर से मापते हैं। मैनोमीटर से किसे मापा जाता है, गैस के दाब को मैनोमीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एनीमोमीटर से किसे मापते हैं, तो एनीमोमीटर से पवन वेग को मापा जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर यहाँ पे कि एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में हम लोग क्या मापते हैं, बैरोमीटर में सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला, बैरोमीटर। अब देखिए इसमें किसमें मापा जाता है। एमीटर में किसे मापते हैं, एमीटर में धारा को, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को, स्प्रिंग तुला भार को, बैरोमीटर दाब को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहन के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र को, ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति मापने के यंत्र को, ऑडियोमीटर ध्वनि मापने के तरंग को, और एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र को। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक एमीटर नहीं है। ठीक है, चलिए विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण के द्वारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। किससे मापी जाती है, एमीटर से। एक बहुत सारा रिपीटेड है। और एमीटर से किससे मापी जाती है, एमीटर से। और पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के ईएमएफ का मापन होता है। निम्नलिखित में से न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है। ये कथन किसका था, तो ब्रह्मगुप्त का। किसका था, ब्रह्मगुप्त का। किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग पे पतली हो गई है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इस कारण से ये नहीं गिरती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। भार क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो एक स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है, अब जितना उसका चौथा भाग। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर से गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा, कौन सा टुकड़ा लकड़ी और मोम एवं लोहे के समान के आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर जब गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले सतह पर पहुंचेगा, तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे क्योंकि भार में परिवर्तन नहीं होता है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, क्योंकि हवा में अनुपस्थित लोहे और लकड़ी के समान भार समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, लेकिन परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे के गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी का गेंद बाद में पहुंचेगा। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी के सतह पर एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम। मानव शरीर का जो भार होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है,
तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में होता है। किसमें? हाइड्रोजन में। चंद्रमा पर वजन पृथ्वी के तुलना से 1/6 रहता है। कारण क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन से सही स्पष्ट नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना के 1/6 रहता है, भारहीनता महसूस होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये इसका कथन सही है, लेकिन कथन का कारण पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट देखिए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। क्या है सार्वभौमिक नियम? तो F = G m1m2/r²। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं? ये कथन किसका था? तो ये ब्रह्मगुप्त का था। किसका था? ब्रह्मगुप्त का था। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने पर जब एक सेव को छोड़ा जाता है तो क्या होगा? वो पृथ्वी पर गिरेगा, कम गतिवान रहेगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति गतिवान होगी? तो इसका आंसर क्या होगा कि जब अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है और जब सेव को छोड़ा जाएगा तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसका गति के साथ वो गतिवान होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कृत्रिम उपग्रह वस्तु की सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किससे ट्रैक किया जाएगा? तो डॉपलर प्रभाव से। किससे? डॉपलर प्रभाव से। यदि कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो वह केंद्राभिमुख बल के कारण करता है। कौन से बल के कारण उपग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रहों का? तो वो केंद्राभिमुख बल के कारण। किस बल के कारण? केंद्राभिमुख बल के कारण। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली का घर्षण होता है लोलक की लंबाई, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जब लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम करेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होगा। तो जब ऊपर जाएगा तो वो अपने आप को भार अधिक महसूस करेगा। जब नीचे की ओर लिफ्ट आएगा तो वो उसे कम भार महसूस होगा। और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो वो क्या होगा? उसका वो भारहीनता वो क्या होगा? उस समय उसका भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या गैस अणुओं के पलायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलता है गर्मी के दिन में पेंडुलम घड़ी धीरे धीरे चलता है क्योंकि कम गति से चलता है, क्योंकि पेंडुलम क्या होता है? लंबाई, लोलक की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र चलता है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर कोई वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से फेंकना होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल वर्षा की बूंदे की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से वो अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है, तो इसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? बल, घर्षण, दाब, तापमान। तो इसका क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों फैलता है? क्योंकि तेल का जल तनाव पानी से
कम होता है। तेल का जल तनाव पानी से कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो निम्न में से क्या घटित होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। उसकी त्रिज्या, रेडियस क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयानता, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयानता घटती है। ताप अगर बढ़ता है तो विस्कोसिटी क्या होता है? घटती है। ठीक है। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी, सयानता किस में होती है? जल में, वायु में, खून में, शहद में। तो सबसे ज्यादा शहद में। जो सबसे कम फैलेगा उसमें सयानता, विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। जो सबसे कम फैलेगा उसमें उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी होगा, और जो सबसे ज्यादा फैलेगा उसमें विस्कोसिटी उतना ही कम होगा। बैरोमीटर के पठन अगर अचानक गिरावट हो जाने से, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? ये वायु दाब को मापते हैं। और बैरोमीटर का पठन अगर अचानक गिरावट हो जाए तो कौन सी दशा को इंगित करता है? तो तूफानी मौसम आने पर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बीपीएससी का भी। तूफानी मौसम आने पर बैरोमीटर का जो पठन है वह नीचे हो जाता है, रीडिंग उसका नीचे गिर जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही से निकलता है, ये किसके कारण? तो वायु दाब में कमी के कारण। कड़े जाड़े में झील के सतह हिमशितित हो जाते हैं किंतु उसके तल में जल के द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? क्योंकि जल की सघनता अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? जल की सघनता अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फाल्ट। इसका आंसर होगा एस्फाल्ट। पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है एस्फाल्ट। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्यों जीवित रहती है? क्योंकि झील के अंदर का पानी, तल्ली का पानी का जल जो है वो जम नहीं पाता है, जल जम नहीं पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर इसका जो घनत्व होता है वह क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। चलिए आगे देखिए। पानी की अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। अभी हम लोग किए भी थे। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होता है। किस डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पे। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पे। ये सब क्वेश्चन बहुत बार किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। लोहे का कील पानी में क्यों तैरती है जबकि जहाज पानी में डूब जाता है? लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाता है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन, 269 केल्विन। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 273 केल्विन प्लस 4, 273 केल्विन प्लस 4 यानी 277। 277 क्या होगा? जल का अधिकतम घनत्व होता है। एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व के द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व अधिक होते हैं। लोहे का सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरते रहती है? लोहे का सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरते रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरते रहती है। बादलों के वायुमंडल में तैरने के क्या कारण है? बादलों को वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो उसका घनत्व। क्या? उसका घनत्व। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है तो इस जल का भार क्या होगा? 0 होगा। पानी के एक गिलास बर्फ के टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। बर्फ के पिघलने से उस गिलास के पूर्व के पानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव का स्थान घेरती है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है तो यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है, तो इसका दृश्य स्पेक्ट्रम की जो वेव होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम, जिसके तहत हम जो यहाँ पे 7 कलर को देख पाते हैं। कितने कलर को? 7 कलर को देख पाते हैं।
प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, पैराध्वनिक तरंग। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। मानव की आंख दृश्य प्रकाश से जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह तरंग दैर्ध्य कितना है? तो वह तरंग दैर्ध्य 5500 एंगस्ट्रम है। कितना? 5500 एंगस्ट्रम जो तरंग दैर्ध्य है यह आंखों के लिए सबसे कंफर्टेबल होता है, खास करके पीले और हरे रंग। कौन सा रंग? पीले और हरे रंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक है, आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात कितना होता है? प्रकाश के शून्यावकाश में वेग का अनुपात वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.2 मिनट का। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाता है? तो जब यह कांच में प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का जो वेग है यहाँ पे इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो इस कारण से यहाँ कांच, निर्वात और जल और वायु से कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। इस कारण से प्रकाश जो है वो कांच में इसकी गति न्यूनतम हो जाती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है दाब पर, घनत्व पर। प्रकाश की तरंगे वायु से कांच के जाने पर जो चर प्रभावित होता है, वेरिएबल्स करता है, तो वो क्या है? तरंग दैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो इसमें आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। मृग मारीचकी का कारण क्या है? मृग मारीचकी ये दिखाई देता है कहाँ पे आपको? ये आपको मृग मारीची दिखाई देगा रेगिस्तान में। कहाँ पे? रेगिस्तान में। ये क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवन है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो मृग मारीची दिखाई देगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, जिसमें आपको लगेगा कि जो आप देख रहे हैं वह काफ़ी नज़दीक है, लेकिन वह उसकी जो नज़दीकी है वो नज़दीक वाकई होता नहीं, वो काफ़ी दूर होता है। मरीज के पेट के अंदर परीक्षण हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के आधार पर ही एंडोस्कोप काम करता है। मारीचकी का बनना क्या है? कुल आंतरिक परिवर्तन ही जो है वह क्या है? मारीचकी का बनना है। फिर यहाँ देखिए उसी से है मृग तृष्णा का क्या उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृग तृष्णा का उदाहरण है। एक काटा हुआ हीरा जब एक कॉम्पैक्ट सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणाली से युक्त होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क जब सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान उसका रंग दिखाई देता है। तो ये इसके मुख्य जो कारण क्या होता है? रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन, परावर्तन और विवर्तन के परिघटना के कारण जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है वह कैसा दिखाई देता है? रेनबो के जैसा। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी का। किसका? होलोग्राफी का। चलिए आगे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब के पर्दों पर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है, जिसे CRT कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम पे, तरंगदैर्ध्य पे, तीव्रता से, वेग से। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। और निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है वह सबसे लंबा होता है। कौन से रंग का? लाल रंग का। वातावरण में प्रकाश का विसरण का जो मूल कारण क्या है? धूलकण है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला कौन होता है? तो सबसे ज्यादा रेड का होता है, और सबसे कम जो होता है वो वायलेट का होता है। ROYGBIV। ये आपका क्या है? सबसे ज्यादा रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला बैगनी होता है।
वायुमंडल में प्रकाश के प्रासर का कारण क्या है? तो धूलकण है। रिलेटेड क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो चलिए हम लोग इसको कर ही चुके हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा का दीर्घवृत्ताकार पे दिखाई देना क्या है? क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा का दीर्घवृत्ताकार दिखाई देना क्या है? अपवर्तन है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो वह रंग है लाल रंग। कौन? लाल रंग। और सबसे ज्यादा कौन सा रंग विचलित होता है? बैगनी रंग। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है लाल प्रकाश की, वह क्या होती है? लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की लंबाई जो होती है वह सर्वाधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे कम अगर प्रिज्म में अगर परिकिरणन होता है तो किसका? लाल रंग का। और सबसे ज्यादा जो परिकिरणन होता है वह किसका? बैगनी रंग का। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इस कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आकाश, फिर वही क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण, क्योंकि नीले रंग का प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल, गोलीय। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। यानी जो साइड मिरर होता है उसमें कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए काम आता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यानी जो सैलून में और पार्लर में जो लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। यदि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे गए बिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आभासी और सीधा होती है। आभासी और सीधा होती है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न में कौन सबसे उचित होता है? ऊपर उजला और नीचे काला। प्रकाश के 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से क्या किया जा सकता है? रंगों को अलग किया जाता है। एक प्रिज्म से क्या किया जाता है? रंगों को अलग किया जाता है। इंद्रधनुष जो बनता है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण सबसे अच्छा उदाहरण है। आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला यह इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के वर्ण विक्षेपण के कारण। जल में वायु का बुलबुला जिसके भांति व्यवहार करेगा, जल में वायु का बुलबुला जिसके भांति व्यवहार करेगा वह क्या है? वह अवतल लेंस है। वह क्या है? अवतल लेंस है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वह अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस के जैसा, जिसे हम लोग किसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस भी कहते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? अनंत पर। कहाँ पे? अनंत पर। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में आते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में जो निवारण के लिए आता है वह कौन सा लेंस आता है? उत्तल लेंस आता है। उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, सीधे ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे दोष कौन सा है? दूर है, तो इसमें तीन शब्दों का लेंस लगेगा। तो लेंस 1 2 3 उत्तल हुआ। अगर ये आपका रहता निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे लेंस लगेगा 4 अवतल, 4 शब्दों का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कॉनकेव लेंस का। किसका? कॉनकेव लेंस का। आंख का संकेंद्रण कहां होता है? लेंस की उतलता के परिवर्तन के द्वारा आंख में संकेंद्रण होता है। ठीक है। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। और हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं उसमें उत्तल लेंस लगेगा। इसीलिए चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लेंस को किस में मापते हैं? लेंस को मापा जाता है डायोप्टर में। किसे मापते हैं? डायोप्टर में। लेंस की जो क्षमता शक्ति होता है वो डायोप्टर में होता है P = 1/f, जहां f क्या है? मीटर है। तो लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं और इसका संकेत क्या होता है? D होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में
स्पष्ट दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। फिर उसी से रिलेटेड है कि समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो फिर इसका क्या आंसर हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यदि एक ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, कहां प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंखों में? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। रेटिना जो है ये फोटोग्राफी कैमरे के भांति कार्य करता है और कॉर्निया और नेत्रक द्रव से होकर पुतली के रास्ते ये लेंस पे पड़ती है और इसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पे कहां बनता है? तो रेटिना पे बनता है। मनुष्य संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है कहां पे? तो कन्वेक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह द्रव तथा गैसों में होता है। द्रव और गैसों में होता है। किसी तापमान का पाठ्यांक सेल्सियस फ़ारेनहाइट 100 सेंटीमीटर के वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने पर कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है? तो 720 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री। अगर इसे आप केल्विन में देखेंगे तो केल्विन कितना हो जाएगा? तो 273 केल्विन। 200 अगर केल्विन में देखेंगे तो ये टेम्परेचर कितना में होगा? 273 केल्विन में। तो 273 केल्विन प्लस 37 इक्वल 310 केल्विन। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। केल्विन का मानव शरीर के कितने तापमान से होता है? तो 310 केल्विन से। केल्विन में पूछता है तो 310। किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना मेल खाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान मेल खाता है। मानव शरीर के समान तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 36.89 के बराबर, 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से यह न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? तापमान को मापता है। तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, श्वेत कपड़ा। जबकि काले कपड़े वो क्या करते हैं? परावर्तित नहीं करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप पर निर्भर करेगा। क्या निर्भर करता है? क्योंकि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखा गया वजन पर। निम्न में से कौन सा यांत्रिकी तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है वह क्या है? यांत्रिकी तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनिक किरण, पराध्वनिक तरंग। तो पराध्वनिक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होते हैं? तो ये आयन मंडल से परावर्तित होते हैं। कहां से? आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क करना पृथ्वी के धरातल को परावर्तित कौन करता है? आइनोस्फीयर। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है तो यह कौन सी तरंग है? तो यह रेडियो तरंग है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि के तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। ध्वनि के तीव्रता को मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल का। इसे कुछ संबंधित और जरा देख लीजिए। फुसफुसाहट में 15 से 20, साधारण बातचीत 30 से 60 डेसिबल, गुस्से की बातचीत 70 से 80 डेसिबल, ट्रक और मोटरसाइकिल 90 से 95 और यंत्र कारखाने जो होते हैं वो 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 डेसिबल और जेट वायुयान जो चलता है वह 140 से 150 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना होना चाहिए?
तो 45 से 45 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग के बाद माइक्रोवेव और उससे कम अवरक्त, उससे कम दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक और एक्स किरण और सबसे कम गामा किरण का होता है। तो रेडियो तरंग की सर्वाधिक तथा गामा किरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। एक टीवी सेट चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट में जो प्रयोग करते हैं वह कौन सा तरंग होता है? वह रेडियो तरंग होता है। कौन सा होता है? रेडियो वेव होता है। डी सही होगा। यानी जो रिमोट में जो अवरक्त विकिरण का जो प्रयोग करते हैं, अवरक्त इंफ्रारेड, किसका प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड का, वह क्या होता है? रेडियो तरंग होता है। एक समान टीवी रिमोट कंट्रोल किए जाने वाले तरंग क्या है? अवरक्त किरण है, अवरक्त तरंग है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। डायनेमो परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और जो मोटर होता है वो किसको परिवर्तित करता है? तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना क्या है? वह एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना क्या है? तो ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक को फैराडे स्थिरांक कहते हैं, जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसके फैराडे स्थिरांक में सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी बदलता है। निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहां होता है? कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में और ट्रांजिस्टर में। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत की रासायनिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? फ्यूज है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है विभिन्न प्रतिरोधक शक्ति, इसका उच्च गलनांक। तो इसका आंसर क्या होगा? उच्च हाई रेसिस्टेंस पावर और इसका निम्न गलनांक। इसके उच्च प्रतिरोधकता शक्ति और निम्न गलनांक। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग के आवरण का युक्त तार को क्या कहते हैं? उदासीन तार कहते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप को CFL कहते हैं। कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी रहती है वह नाइट्रोजन और आर्गन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले भी साइंस का क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन किया। तो आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखें, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।